कृष्णानगर के फ्लैट में मिला मां बेटी का शव, 2 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद 2 आरोपी, टीमों का गठन कर जांच शुरू। कस्तूरबा नगर के झुग्गियों में दूसरे दिन चला बुलडोजर, डीडीए ने कार्रवाई करते हुए तोड़ी झुग्गियां, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। पूर्वी दिल्ली के वर्टिकल गार्डन बदहाली का शिकार, प्लास्टिक के गमलों में लगे ज्यादातर पौधे सूखे। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना, निगम की अनदेखी से हुए वर्टिकल गार्डन खराब। ट्रेड लाइसेंस फीस में 9 गुना की बढ़ोतरी, हाउस टैक्स में 20% की बढ़ोतरी। पूर्वी दिल्ली के व्यापारियों का कहना, 2004 से अब तक का जमा करना होगा टैक्स, होगी काफी परेशानी। गांधीनगर में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूटी हुई रकम, पिस्तौल सहित जिंदा कारतूस बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में बुधवार को 64 साल की महिला और उसकी बेटी के शव उनके फ्लैट में मिले हैं। उनके शरीर पर कई चोट के निशान थे। पुलिस को शक है कि उनकी हत्या की गई है। एक पड़ोसी ने कृष्णानगर के ई ब्लॉक में एक इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट से गंध आने की रात को शिकायत 8 बजे दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से कुछ सुराग मिले हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 2 आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। माँ बेटी की बॉडी अंदर पड़ी है, दरवाजा अंदर से बंद था और आसपास के लोगों को कुछ दिनों से बदबू आ रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से आ रही है। अब जब बदबू ज़्यादा हुई तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो यहाँ के पता लगा कि ये शाम को ही किया, अभी 2 घंटे पहले, मतलब शाम को समझ लो 7 बजे के आसपास। तो इनके परिवार में और कोई नहीं रहता? माँ बेटी? नहीं, 2 माँ बेटी थी और अपने में ही छोटी फैमिली थी, अब आपस में ही रहती थी। ज़्यादा परिवार का संपर्क आसपास कम था, तो इसलिए लोगों को पता नहीं लगा। क्या कुछ नाम पता लगा या क्या काम? नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद ही पता लगेगा। और अभी स्पेशल टीम्स आ गई हैं सारी और थॉरो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हत्या की गई है या लूटपाट के कोई इरादा हो या कुछ? अब क्या, अभी तो अंदर सिर्फ बॉडी है, वो भी दूसरी साइड से अंदर जाके पुलिस ने देखा है, क्योंकि मेन गेट अभी भी नहीं खुल रहा है, वो लॉक्ड है। तो इसलिए क्या कॉन्स्पिरेसी है, कैसे हुआ, इसका खुलासा होगा, लेकिन हाँ मर्डर हुआ है, ये तो है। देखिए, माँ बेटी से हम लोगों का कोई वही कनेक्शन नहीं था। हमारा क्या, हम तीनों का, ऊपर वालों का किसी का कोई मतलब नहीं था। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं सेकंड पे रहता हूँ। ये वारदात अपर ग्राउंड पे हुई है और माँ का नाम राजरानी था, बेटी का नाम गिन्नी। माँ विडो थी और गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड थी। आते जाते होंगे, हमें नहीं पता। हम तो अपने काम से सुबह निकल गए 9 बजे, रात को 9 बजे आ गए। कोई नहीं, हमने कभी कोई नहीं देखा। हमें एक लगभग 8 बजे कॉल मिली थी कि एक फर्स्ट फ्लोर में ई ब्लॉक से एक बदबू आ रही है। तो हम जब कॉल पे पहुंचे तो यहाँ पे देखा गया 2 लोगों की बॉडी मिली थी यहाँ पे, और इसमें जो मरने वाले हैं उनका नाम राजरानी और गिन्नी करार है। इनकी उम्र 64 साल और लगभग 30 साल है। और इसमें जो हमें प्राइम फेसी जो पता चला, इसमें जो एंट्री है, इसमें डबल लॉक सिस्टम था, उसके थ्रू एंट्री की गई है। प्राइम फेसी में फ्रेंडली एंट्री लग रही है। हम हर तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करें। शहदरा जिला के कस्तूरबा नगर में डीडीए ने सड़क की जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाने का काम आज दूसरे दिन भी जारी रखा। इसके पहले 22 मई को डीडीए की तरफ से कार्रवाई की गई थी, लेकिन कोर्ट से 1 हफ्ते का स्टे मिलने के बाद में डीडीए ने कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। स्टे की समय सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। कस्तूरबा इलाके में डीडीए का आज दूसरा दिन है डेमोलिशन का। लगभग दर्जनों घर जो है डेमोलिश्ड हो चुके हैं। कुछ घर हैं जो अभी बचे हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर साथ साथ सफाई अभियान भी चल रहा है। जो मलबा इन्होंने मतलब रखा था, उसको भी सफाई कर एक ट्रक में भरकर
ले जाया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर पुलिस बल तैनात की, तो पुलिस बल भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इस चीज़ से नज़र लगा सकते हैं, जो पहले दिन हुआ था उसके बाद से आज लोग बहुत शांत हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। अतिक्रमण पूरी तरीके से जो है हटा दिया गया है और मलबे की अगर बात की जाए तो वो धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। आज पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। कैमरा पर्सन अतुल के साथ मोहित शर्मा, स्टेशन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में सुंदरता बढ़ाने के लिए स्कूलों पार्कों के बाहर दीवारों पर वर्टिकल गार्डन लगाए गए थे, लेकिन निगम की अनदेखी की वजह से सूखने लगे हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वामी दयानंद अस्पताल की दीवार पर भी वर्टिकल गार्डन लगाए गए थे। नियमित रूप से पानी नहीं मिलने के कारण प्लास्टिक के गमलों में लगे ज्यादातर पौधे भी सूख चुके हैं। वहीं कई गमलों पर पौधा ही नहीं था। ऐसा लगता है कि सूखने के बाद उसकी पत्तियां सब तेज धूप के कारण खराब हो गई। वहीं दूसरी तरफ कड़कड़ी मोड़ पर भी हालात बेहद खराब हैं। यहाँ पर पूरे फ्लाईओवर के नीचे गार्डन बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी अधिकतर गमले स्टैंड से गायब हैं या फिर सूख चुके हैं। लोगों का कहना है कि एमसीडी काम कर देने के बाद एक बार भी उनकी मरम्मत नहीं करवाती, जिसकी वजह से पैसा भी बर्बाद होता है और पौधे भी सूख जाते हैं। सौंदर्यीकरण किया गया है, इस पे ध्यान देना चाहिए और वर्कर को जो भी काम है इसका देख रेख रखनी चाहिए। ऐसा हो सकता है चोरी भी हो सकते हैं, और इनका देख रेख रही जाएगी तो कोई चोरी भी नहीं होंगे और ठीक भी रहेंगे। पानी भी टाइम से लगता रहेगा। हमारा सौंदर्यीकरण ही दिल्ली का अच्छा रहेगा। एमसीडी द्वारा पूर्वी दिल्ली में वर्टिकल गार्डन लगाए गए थे, जो कि झिलमिल, दिलशाद गार्डन और फिर प्रीत विहार के कड़कड़ी मोड़ पर भी लगाए गए थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल गार्डन जो है लगाया गया है, लेकिन उसकी हालत आप देख लीजिए, कितनी खस्ता हालत है यहाँ पर। इसके जो गमले हैं वो तो लगे हुए हैं, लेकिन जो पौधे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर सूख चुके हैं। ये यहाँ पर फ्लाईओवर बना हुआ है, जिसके नीचे वर्टिकल गार्डन और सौंदर्यीकरण का काम किया गया था। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं और उग जाते हैं, लेकिन वर्टिकल गार्डन में जितने भी पौधे लगाए गए थे वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। चंद पौधे ऐसे हैं जो यहाँ पर बचे हुए नजर आएंगे, लेकिन काफ़ी गमलों को लोगों ने यहाँ पर चुरा लिया, जिसके बाद हालत जो है इसकी बेहद ख़राब है। पूरे फ्लाईओवर के नीचे वर्टिकल गार्डन लगे हुए हैं, लेकिन सभी की हालत बेहद ख़राब है। जब हमने स्वामी दयानंद और झिलमिल में जाके जायज़ा लिया तो वहाँ की हालत भी बेहद ख़राब मिली है। उसके बाद यहाँ पर ना तो कोई इनका सुधार कार्य किया गया, ना ही गमलों को दोबारा लगाया गया। पौधे तो बिल्कुल ही नहीं लगाए गए हैं, पौधे जो हैं पूरी तरीके से सूख चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि एमसीडी एक बार जो काम कर देती है उसके बाद उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती है, ना ही उनकी मरम्मत की जाती है, ना ही उनकी देखभाल की जाती है कि वो किस तरीके से हैं, काम कर रहे हैं पूरी तरीके से या फिर नहीं कर रहे हैं। दोबारा उनको कैसी हालत है, उनके कितना काम किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है, जिसके बाद जो सौंदर्यीकरण है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता नज़र आता है। देखने वाली बात यह है कि इस खबर के बाद एमसीडी कितनी जागती है और इन गमलों पर, इन सौंदर्यीकरण पर कितना काम कर पाती है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसी। राजधानी में ट्रेड लाइसेंस फीस 9 गुना और हाउस टैक्स में 20% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता ने व्यापारियों से बात की। उनका कहना है कि अब हमें 2004 से अब तक का टैक्स जमा करना होगा। अगर किसी की 8 फीट चौड़ी और 2 फीट लंबी दुकान है, उसने एक हिस्से पर छज्जा डाल दिया तो उसे करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का टैक्स भरना होगा। जो व्यापारी अपनी छोटी सी दुकान के बीते साल तक 500 रुपए का सालाना शुल्क भर रहे थे, उन्हें अब 4500 रुपए देने होंगे। वहीं पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि टैक्स में बढ़ोतरी करना काफी गलत फैसला है, इसे वापस लेना चाहिए। हमने व्यापारियों को काफी राहत भी दी थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी तो हमने सभी, चाहे दुकानदार भाई हों चाहे संपत्ति कर दाता हों, उनको हमेशा छूट दी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको पहुँचे, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो हमें जीएसटी भी देते हैं। अब इस बार रिकॉर्ड 163 लाख करोड़ का जीएसटी हमने एकत्र किया है। ये लोग हमें इनकम टैक्स भी देते हैं, उसके बाद हम पे टैक्स लाते हैं तो गलत है। और आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है इनको दबाने में लगी है, इनको कुचलने में लगी है। दुकानदार भाई तय कर चुके हैं। अभी जो जानकारी आई है कि हमारी ये सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पे जो शांति देसाई जब महापौर थे उन्होंने 20% छूट दी थी। ये छूट इसलिए दी गई थी ताकि जो सोसाइटी वाले अपने आप सफाई करते हैं, अपनी सड़कें बनाते हैं, अपनी बिजली जो स्ट्रीट लाइट अपने आप देते हैं, ये सारे काम अपने आप करते हैं, इसलिए उनको 20% छूट दी गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से आई है इन्होंने इस छूट को समाप्त कर दिया। साथ ही हम लोग जो संपत्ति का पहले जमा कराते थे, अग्रिम जमा कराते थे, 30 जून तक जमा कराते थे, उनको 15% छूट देते थे। दुर्भाग्य की बात है आम आदमी पार्टी ने उसको भी घटा के 10% कर। बहुत बुरा हाल है।
व्यापारी मरा जा रहा है। इन्होंने अपने टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। 9% इन्होंने ट्रेड लाइसेंस पे बढ़ा दिया। हमारा हेल्थ का लाइसेंस है, उसमें ये रेट बढ़ा दिया। इसी हिसाब से आप पार्टी को ये सब वापस लेना चाहिए, जिससे व्यापारी शांति से जीत सके। हाउस टैक्स में किस तरह की बढ़ोतरी की गई हाउस है? टैक्स हमारी सोसाइटी को 20% का रिफंड मिलता था, वही बंद कर दिया। जब सफाई, बिजली, पानी सब हम अपने आप कराते हैं, कोई इनसे हमारा कोई वो नहीं है। पर हमारे पर 20% लेस कर दिया हमारा, तो हमें और परेशानी हो गई। जीएसटी की मार, कुछ और काम की मार, बाजार में व्यापार नहीं है। ऊपर से ये जो ट्रेड लाइसेंस की फीस इतनी बढ़ा दी है 5 से 6 गुना 7 गुना, वो नुकसानदायी है, व्यापारी के लिए बहुत नुकसानदायी है। इसको आम आदमी पार्टी कम करे, लोगों पे बोझ मत डाले इतना ज़्यादा कि लोग परेशान हो जाएं, फिर दोबारा बीजेपी को लाने की हिम्मत रखेगी। आप परेशान हो जाओ। कोविड के बाद वैसे भी काम नहीं है बाजार में, थोड़ा सा काम चलता है, इतना मंदा आ जाता है, व्यापार से लोग परेशान हैं और टैक्स की मार पड़ के और परेशान हो रहे हैं। गांधीनगर थाना पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी हुई रकम, पर्स बरामद कर 2 जिंदा कारतूस और 1 देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गांधीनगर थाना इलाके के पुराने सीलमपुर बीट स्टाफ, जिसमें एएसआई अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार और कपिल देव और रवि धामा शामिल थे। गली नंबर 8 के पास अचानक 3 अपराधियों ने पीड़ित को घेर लिया और बंदूक की नोक पर लूटपाट की। वह डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने हंगामा सुनते ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान फाजिल, सलमान और शहजाद उर्फ राजा के रूप में हुई है। उन्हें हथियारों और गोला बारूद के साथ में गिरफ्तार किया गया। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ज्योतिनगर थाना में रविवार को एक मेडिकल संचालक बसंत गोयल ने रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन के खिलाफ जबरन वसूली का केस भी दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने अप्रैल में पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि विधायक ने अपने बीमार पिता के लिए उनके स्टोर से डॉक्टरों की पर्ची दिखाकर 6.5 लाख रुपए की कैंसर की दवाई ली थी। इलाज के दौरान उनके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद में विधायक ने उसके खिलाफ नकली दवा बेचने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज करवा दिया। साथ ही कहा कि विधायक उससे 2 करोड़ रुपए वसूलना चाहता है। वहीं विधायक जितेंद्र महाजन ने बताया कि मेडिकल संचालक बसंत गोयल के खिलाफ 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि कैंसर से बचाव का इंजेक्शन 2,35,000 रुपए में गोयल मेडिकल से खरीदा था। इंजेक्शन लगने के बाद फरवरी 2022 में उनके पिता की मौत हो गई थी। उन्होंने इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से भी ईमेल से संपर्क किया तो पता चला कि उनके पिता को जिस बैच का इंजेक्शन लगा था वह भारत के बजाय दूसरे देशों के लिए बना था। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने 1 साल के बाद में अप्रैल 2023 में मेडिकल संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। 28 मार्च को मेरे द्वारा ज्योतिनगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसके ऊपर गोयल मेडिकल स्टोर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। मेरे पिता को बीमारी के दौरान एक दवाई चढ़ाई गई थी, उसको लेकर मुझे संदेह है कि वो दवाई नकली है। उसको लेकर मैं दवा व्यापारी, ऐसे जो लोग नकली दवाई बना रहे हैं, नकली दवाई बेच रहे हैं, उनके खिलाफ मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए, मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये एफआईआर कराई गई है। मैं दिल्ली पुलिस से ये डिमांड करता हूँ कि गोयल मेडिकल स्टोर के द्वारा जो एफआईआर कराई गई है और मेरे द्वारा जो एफआईआर कराई गई है, उन दोनों की ही जांच जल्द से जल्द की जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आए। जो भी लोग दोषी हैं, अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर ये दवाई नकली पाई जाती हैं, नकली दवाइयां बेची जाती हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो मेरे पिता के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए मुझे आखिरी दम तक भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, मगर ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करने में कहीं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा ये कहना है, जब वो भारत में बेचा नहीं जा सकता, भारत के लिए बनाए नहीं गए हैं, तो वो भारत के अंदर कैसे आ गए। और जब मैंने मेडिकल स्टोर वाले विक्रेता से इसका ये बिल मांगा कि आपने कहाँ से ख़रीदी है, तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा ये कहना है, और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, नकली दवाइयों के नाम पर नकली दवाई बेची जा रही है, नकली दवाई बनाई जा रही है। गुड़गांव और लोनी के अंदर इस प्रकार के रैकेट पकड़े गए हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो जो है 1-1.25 साल से हम इस प्रताड़ना का शिकार हैं। इंजेक्शन देके या कोई मानव का काम करके हमने कुछ इस तरीके का नहीं कर लिया कि आज हमारा पूरा परिवार सुसाइडल मोड पर है।
पहले इन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत की। शिकायत करने के बाद फोरेंसिक पार्ट पर किसी भी तरीके का कुछ नहीं था, ना ही इंजेक्शन की इन्वेस्टिगेशन हुई। यदि किसी डॉक्टर को या इनको भी किस तरह कंफ्यूजन था, ये तो एक लेमैन भी सोच सकता है कि उसके इंजेक्शन की टेस्टिंग होनी चाहिए और पोस्टमार्टम होना चाहिए। वो सब भी नहीं हुआ। उसके बाद शिकायत हुई, दिल्ली पुलिस ने उस पर गहन इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें किसी तरीके कुछ नहीं मिला। पहली बात तो ये। उसके बाद इन्होंने जो है एक बाद में इनकी 8-10 महीने बाद एक FIR होती है, जिस FIR में ये बेसिकली ये कराते हैं। उसके बाद उसी ड्यूरेशन में उससे अराउंड हमारे से थोड़े दिन पहले हमारे ऊपर गोली चलती है। गोली चलने के बाद थ्रेटनिंग कॉल्स आनी शुरू होते हैं। इस थ्रेटनिंग कॉल्स में बाकायदा बोला जाता है कि पहली बार तो बच गए, इतने पैसे जाके उनको दे आइए, यदि आप 2 करोड़ रुपए उनको नहीं दे के आते हैं तो आपका अगली बार हर तरीके से गोलियां चलेंगी दोबारा। उसके अलावा उनके नियर डियर के द्वारा बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, जिस रिकॉर्डिंग में बाकायदा वो पैसे मांगते हुए हमसे 2 करोड़ तक की वैल्यू मांगते हुए मिले। ज्वालानगर के मुकेश नगर में मिनी स्टेडियम सालों से जर्जर हालत में है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। मैदान पर घास तक नहीं लगी हुई है। चौकीदार की सुविधा न होने के कारण यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। बारिश होने पर मैदान में सिर्फ कीचड़ ही दिखता है। सिर्फ खेलना तो दूर की बात, कई दिनों तक मैदान पर वॉक भी करना मुश्किल हो जाता है। मिनी स्टेडियम पर RWA के अध्यक्ष का कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सिर्फ नाम का ही ये मिनी स्टेडियम है। ये दिल्ली नगर निगम का स्टेडियम है और इसमें समस्या क्या है, चौकीदार रहते नहीं हैं। रात के समय लोग शराब पीते हैं, यहाँ पे जुआ खेलते हैं, चारों तरफ बैठे रहते हैं। जो लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, मुकेश नगर, ज्वाला नगर, गुड़ियाई मोहल्ला, आसपास का यही पार्क है, तो लोग अक्सर घूमने आते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी समस्या है कि जब शराब पीते हैं लोग, घूम के लिए बदमाश बैठी रहती है, तो उसमें दिक्कत होती है। हालांकि पुलिस से बातचीत हुई तो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, लगातार अब गश्त कर रहे हैं। काफ़ी ये जब समस्या आई लोगों ने बताया तो लगातार पुलिस वाले भी गश्त कर रहे हैं। और इसमें मेन समस्या है कि जो हमारे पार्षद जी हैं वो नहीं देखते हैं। पार्षद जी को देखना चाहिए एरिया में आके कि भाई इसमें टूटा पड़ा हुआ है स्टेडियम पूरे तरीके से, चारों तरफ लोग आग जहाँ मर्जी पेशाब कर रहे हैं। अब यहाँ पेशाब कर रहा होगा आदमी, घूमने आएगा तो कैसे निकलेगा। ये जो मिनी स्टेडियम बना हुआ है काफ़ी अरसे से, इसमें कोई रखरखाव तो है ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र को स्टेडियम है। इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है और गुंडागर्दी, शराबबाजी और दुनिया तरह के अनाप शनाप काम होते रहते हैं। और जो बहन बेटी की शादी होती है उसके लिए भी दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी करती है, आनाकानी होती रहती है। स्टेडियम नाम पे कलंक है, स्टेडियम है ही नहीं। इसमें पेड़ लगने चाहिए चारों तरफ, इसमें साफ सफाई रहनी चाहिए, यूरिनल खुलने चाहिए जो बंद पड़े हुए हैं, इसकी देखभाल सही तरीके से होनी चाहिए। बच्चों के लिए जो खेल कूद प्रतियोगिताएं इसके अंदर होनी चाहिए, जिस काम के लिए बना है वो काम नहीं हो रहे। तत्वों का जवाब लगे रहते हैं। पीछे बहुत पुलिस भी आई थी, बार बार हमने कई मीटिंगें कराई, इसमें थोड़े दिन सुधार होता है, लेकिन वो जो चुनावी स्टंट करते हैं, चुनाव जीतने के बाद घर में जाके कंबल लेके सो जाते हैं। मैं तो कह सकता हूँ अब ये बात। गगन विहार स्थित बस स्टैंड की हालत बेहद खराब है। बस स्टैंड में बैठने की सीट जर्जर हालत में है। यहाँ की शेड भी टूटी हुई है और साथ ही यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगा है, जिससे लोगों को बस के रूट की जानकारी नहीं मिल पाती है। हमने यात्रियों से बात की, उनका कहना था कि स्टैंड इतना जर्जर हालत में है कि तूफान में इसकी कभी भी शेड उड़ सकती है। लोहे की शेड होने की वजह से कभी भी गिर सकता है, लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन विभाग कोई भी ध्यान नहीं देता। साथ ही कई यात्रियों का कहना है कि यहाँ पर बस भी नहीं रुकती, वहीं बोर्ड ना लगे होने की वजह से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खराब है नेचुरली, कई बार बस यहाँ रुकती भी नहीं है। मतलब लगता है कि होनी चाहिए थोड़ी सी सही। वही दिक्कत होती है कि मतलब पानी आता है और वो कई बार तो पेड़ गिर जाता है, वो भी है। एक बार तो ये पेड़ ही गिर गया था। नहीं, परेशानी टूटा हुआ है, इसको ठीक करना चाहिए। ठीक भी करना है, क्या पता बाद में गिर भी जाए, तो बरसात में आदमी रुक कैसे पाएंगे, वही दिक्कत। नहीं रुकती, कभी का रुक जाते। धूप तो लग नहीं है, क्या पता आंधी तूफान है, गिर जाए, टूटा फोड़ा है, इसको सही होना चाहिए। जहाँ जैसे रुकती है कोई नंबर देख लेते हैं और क्या करेंगे। हाँ, किसी से पूछ के
कहाँ जाना है पूछ के चढ़ बढ़ जाते हैं। और क्या हाल काफ़ी टाइम से ऐसी है, डेंजरस है और यहाँ आने में हमेशा रिस्क रहता है कि कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। पूरी सीट है, कई बार तो आंधी आती है तो बड़ा हमें डर लगता है। ये जो पेड़ एक बार गिर भी चुका था, पूरी सड़क ब्लॉक हो गई थी, लेकिन कोई इस पर एक्शन ही नहीं लेता। हमने पेपर में भी निकलवाया बल्कि इसका, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसका। वो तो एक्चुअली बसों को पता है कि भाई हमारा जो रूट है तो वो तो रुक ही जाती है। ये तो जिस दिन कोई इसके नीचे दब जाएगा तब लोगों को समझ आएगी कि कोई क्या होता है, इतने कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा होना चाहिए भाई, ये छत अच्छी सी डली हो, प्रॉपर होना चाहिए जी, कि स्टैंड बंदा खड़ा हो तो उसे गर्मी तो नहीं लगे, थोड़ी छाया तो होनी चाहिए। तो ये तो सब टूटा फटा पड़ा, ये पहले थी पर अब तो सब खत्म हो गई, काफ़ी टाइम से नहीं है, जब से बारिश की वजह से ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।